आज रोज ऐसे सोचता था कभी आज तो मैं बचूंगा नहीं, इतना अटैक आता था, सांस रुक भी जाती थी। जैसे मेरे को डॉक्टर ने बताया था कि आपके पैर भी बहुत सूजा मेरे करते थे। आंखों पे सूजन, मुंह पे सूजन, पाँव सूजते थे और घबराहट रहती थी बुरी तरह, एकदम धक धक धड़कन इतनी कमजोर हो गई। हमारे शहर के अंदर, बीकानेर के अंदर कहीं भी मैं जाता था गाड़ी लेके तो वो भी कहते थे कि ये अस्थमा खत्म करने वाला कोई दुनिया में है नहीं। मैं कहता हूँ है, मेरे साथ चलो। आयुर्वेदिक दवाई लेने के कितने समय बाद आपका अस्थमे का पंप छूट गया? 5 दिन के बाद छूट गया था। उसकी एक चटनी हम लोग बनाते हैं जिसका नाम है वासावले, व्रत वासावले। व्रतवासा वाले जी, ये पूरा हमारे फेफड़ों तक, चाहे किसी को खांसी हो, जुखाम हो, किसी की खांसी बिल्कुल ठीक ना हो रही हो, स्नोफिल बहुत बढ़ रहे हो, टीबी की शिकायत हो, खून बलगम के साथ आता हो, अस्थमे की शिकायत हो, बहुत ज्यादा दम फूलता हो, ऐसे रोगों को व्रत वासावले किसी अमृत तुल्य रसायन से कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को अस्थमा है और बहुत से लोगों ने आपको कहा होगा कि अस्थमा को ठीक नहीं किया जा सकता और अस्थमा के पेशेंट को पंप लेना ही पड़ेगा। लेकिन दी हेल्थ शो में आज हमारे साथ बीकानेर से धर्मेंद्र जी हैं, नमस्कार जी। जिनको 22 साल पहले अस्थमा था। बिल्कुल। हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयों से ये पूरी तरह से रिकवर कर गए और अस्थमे का जो पंप लेते थे और जो दवाइयां खाते थे वो भी इनका पूरी तरह से छूट चुका है। तो आज हम धर्मेंद्र जी से जानेंगे कि इनको क्या क्या दिक्कत होती थी अस्थमा की वजह से, कैसे अस्थमा हुआ और जो दवाइयां पहले ये खाते थे उससे इनकी बॉडी में क्या साइड इफेक्ट्स हुए और क्या परहेज इन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के बाद किया। और यह भी बताऊंगा कि किस आयुर्वेदिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने के बाद धर्मेंद्र जी का अस्थमा ठीक हो चुका है। धर्मेंद्र जी, आपको मेरा प्रणाम प्रणाम और है, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आपको किस उम्र में अस्थमा हुआ था और कितने साल पहले? 2002 में हुआ था, जब मेरी छोटे वाली लड़की जब हुई थी। अच्छा, तब अस्थमा हुआ था। तब अस्थमा वो हुई थी जब मैंने मेरा ब्लेड दिया था मेरी वाइफ को। तो उसके बाद मेरे बाबूजी पिताजी जूस लेकर आए थे। उसके बाद उन्होंने ठंडा जूस पिला दिया मेरे को, उससे सर्द गर्म बन गया मेरे को। सांस लेने में दिक्कत हुई, कंजेशन हुआ, बहुत भयंकर हुआ। फिर उसके बाद किसी दवाखाने में भर्ती रहा, उसके बाद थोड़ा बहुत रिलीफ हुआ, फिर छुट्टी दे दी। छुट्टी देने के बाद किसी बड़े डॉक्टर के पास गए, हमारे पास में ही जी। कुछ मेडिकल्स है, तो वहाँ गए तो उन्होंने वो पंप दिया, कुछ दी दवाइयाँ दी, तो चलता रहा चलता रहा चलता रहा, तो लेते रहे हम तो। अच्छा, दवाइयाँ और वो पंप आप रेगुलर लेते थे? कितने साल आपने दवाइयाँ और वो पंप इस्तेमाल किया अस्थमा का? दवाइयाँ हिमांशु जी मैंने लिए कम से कम 15 साल, तो 6-7 साल से ऊपर लिए मैंने। अच्छा, 6-7 साल से। और पंप? उसी टाइम से शुरू हो गया था। और कौन सी साल तक पंप चला? 2002 से लेकर 17 या 18 तक, 17 तक चला था शायद। 17 या 18 तक आपका पंप चलता रहा, यानी कि लगभग 15 साल आपने पंप इस्तेमाल किया। जी। तो जब आप वो दवाइयाँ खाते थे अस्थमा की 2002 से, तो उसमें स्टेरॉइड्स भी थे क्या? भाई स्टेरॉइड दुनिया कहती है उसके अंदर स्टेरॉइड है, लेकिन मेरे को तो मालूम नहीं है। वो जिन्होंने दी है वो लेता रहा, भाई ठीक हो जाऊंगा ठीक हो जाऊंगा। इंतज़ार ख़त्म हो गया मेरा ठीक होने का। उस मेडिसिन से उल्टियाँ होने लगी, पेट बाहर आने लग गया, मुंह पे सूजन आने लग गई, दिमाग स्तर पर नहीं रहता था, चक्कर आने, खट्टी टकारें, बदहजमी, तेजाब बनना, बस कुछ खाया पिया भी नहीं लगता था। इतनी कमज़ोरी आ गई थी कि बस अब तो जाने वाले हैं। कोई लोग बोलते थे ये अस्थमा है, दमा है, ये क्या है कि अपने साथ ही ले जाता है। हाँ, कहते हैं ना, दमादम के साथ जाता है। बिल्कुल सर, लेकिन मेरे साथ तो महादेव की कृपा है। जब मैं हरिद्वार आदर्श आयुर्वेद फार्मेसी में आया था, किसी ने मेरे को रास्ता दिखाया था। अच्छा, आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी हरिद्वार, हाँ डॉक्टर दीपक कुमार जी के यहाँ। बिल्कुल, वहाँ आए हम
दोनों मियाँ बीवी आए थे। मैंने इसको कहा था मैं अगर मर भी जाऊँ ना तो वहीं हरिद्वार में मेरे को वहीं मेरा कार्यक्रम काट कर देना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इनका चमत्कार हुआ, इनका आशीर्वाद मेरे को प्राप्त हुआ और मैं बिल्कुल एकदम ठीक हूँ अब। आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से आपने कितने टाइम दवाई ली, कैसे कैसे ली, वो तो मैं आपसे बाद में पूछूंगा। लेकिन आपने बताया जब आप मेडिसिन लेते थे तो 15 साल तक पंप भी इस्तेमाल किया, 7-8 साल तक आपने दवाई भी खाई, बिल्कुल। और उसके नुकसान बॉडी में होते थे। तो आपकी बॉडी में क्या उन दवाइयों की वजह से सूजन भी आई थी? जैसे मेरे को डॉक्टर ने बताया था कि आपके पैर भी बहुत सूजन मेरे थे। आंखों पे सूजन, मुंह पे सूजन, पाँव सूजते थे और घबराहट रहती थी बुरी तरह, एकदम धक धक धड़कन इतनी कमजोर हो गई थी, कुछ समझ में ही नहीं आता था कुछ। जैसे अगर मैं किसी से बात करता था, सामने वाला बोल रहा था, उसकी बात मेरे बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आता था। माइंड ठीक से काम नहीं करता था। माइंड मेरा स्तर नहीं था किसी चीज में। और सर आप ड्राइवर हैं पेशे से, गाड़ी चलाते हैं, तो पॉल्यूशन के कांटेक्ट में आना आपका ज्यादा होता है, धूल वाले इलाकों में ज्यादा आना होता है, और ऊपर से आप बीकानेर की साइड से भी है तो वो धूल का कांटेक्ट बहुत ज्यादा है। तो क्या वो धूल और पॉल्यूशन की वजह से आपको बहुत दिक्कत होती थी जब आप अपने काम पर जाते थे? दिक्कत तो सर होती थी, गाड़ी चलाता था मैं पहले, वहाँ जैसलमेर जो पत्थर कटते हैं ना, वहाँ उस आरे पे लगा हुआ था, गाड़ी चलाने का काम था मेरा। और फोर्ड जो मशीनें होती है, ब्लॉक उठा के रखना, उसमें कटाई होती है, तो उसमें तो मजदूरी करके खाना ही पड़ता है। हाँ जी। तो जीवन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो, हाँ वो तो करना ही पड़ता है। तो इसीलिए दिक्कत तो इतनी होती थी, कहाँ जाएं अब, कोई रास्ता भी नहीं है। उसके बाद यहाँ का रास्ता चुना मैंने और वहाँ वैद्य जी के पास आए, उनसे मिला मैं। बहुत से लोगों को अस्थमा में ये भी दिक्कत होती है कि रात के टाइम उन्हें एकदम अस्थमेटिक अटैक पड़ता है, धूल में जाने पे, पॉल्यूशन में जाने में अटैक पड़ता है। क्या आपको भी अटैक वाली सिचुएशन थी? बिल्कुल बिल्कुल, इतनी अटैक इतनी भयंकर थी कि भाई आज रोज ऐसे सोचता था कि भाई आज तो मैं बचूंगा नहीं। इतना अटैक आता था, सांस रुक भी जाती थी, कभी अधिक सांस लेने की दिक्कत इतनी तेज हो जाती थी कि समझ से बाहर हो जाता था मेरे कुछ भी। और डॉक्टर साहब से सुबह जाके अगर किसी से बात करता था मैं, कभी आपने ये दवाइयाँ दी हैं, कुछ भी दिया है मेरे को आराम आ रहा नहीं है, क्या ऐसे थोड़ी आएगा, धीरे धीरे आएगा, आस्ते आस्ते आएगा। इतने टाइम दवाई ले ली, कुछ ही फर्क नहीं पड़ा। मतलब डॉक्टर पहले वाले जो डॉक्टर कहते पहले वाले डॉक्टर थे जो कुछ भी है वो, उनको मैं जिक्र नहीं करना चाहता। हाँ जी। तो उसके बाद इन्हों का ट्रीटमेंट मैंने वैद्य जी दीपक कुमार जी का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। करने के बाद पहले मेरे को 10 कदम चलने पे भी ऐसी दिक्कत होती, चल नहीं पाता था मैं। 10 कदम चलने में भी सांस फूलता था? बिल्कुल। उसके बाद यहाँ से दवाई मेरे को 5 दिन के अंदर ही आराम आ गया था इनकी दवाई लेने के बाद। आपने 2017 में हाँ जी डॉक्टर दीपक कुमार जी से आयुर्वेद का ट्रीटमेंट शुरू किया? हाँ बिल्कुल। और 5 दिन में ही आराम आ गया? 5 दिन के अंदर अंदर। और जबकि लोग कहते हैं आयुर्वेदिक दवाइयां तुरंत असर नहीं करती। वो उनकी मर्जी है। और वो भी अस्थमा जैसी बीमारी में आयुर्वेद से 5 दिन में असर। हमारे शहर के अंदर, बीकानेर के अंदर कहीं भी मैं जाता था गाड़ी लेके, तो वो भी कहते थे कि ये अस्थमा खत्म करने वाला कोई दुनिया में है नहीं। मैं कहता हूँ है, मेरे साथ चलो। क्योंकि आपका खुद का हुआ है। बिल्कुल हुआ है। तो आपने और मैं मौजूद हूँ। हाँ जी। और आपने आयुर्वेदिक दवाई कितने साल तक खाई? ऐसा है सर, मैं ड्राइवरी लाइन का काम है मेरा, और प्रॉपर रेगुलर मैंने दवाई भी नहीं ली और फिर भी मैं ठीक हुआ हूँ। अच्छा, मतलब प्रॉपर कोर्स भी पूरा नहीं किया दवाई हाँ का? बिल्कुल। लेकिन फिर भी कितने कितने टाइम गैप पे आपने दवाई खाई? भाई कभी मैं 1.5 महीने का, कभी 2 महीने का, कभी 3 महीने का, ऐसे छोड़ छोड़ के लिया, फिर भी मैं ठीक हो गया हूँ। अच्छा, और आपको दवाई छोड़े हुए कितना टाइम हो गया आयुर्वेदिक? आयुर्वेदिक ये वेज वाली? हाँ जी। आयुर्वेद दवाई छोड़े हुए 2 या 3 साल से बस, लगभग इतना ही हुआ है। लगभग इतना ही हो गया। 2017 में शुरू की थी, वो भी आपने कभी 2 महीने ली, कभी 3 महीने ली, रेगुलर नहीं किया। क्या आज आप अपने आप को बिल्कुल फिट मानते हैं? बिल्कुल फिट एकदम। कोई अस्थमैटिक अटैक नहीं आता, सांस की कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की मेरे को परेशानी नहीं है। पंप की जरूरत भी नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल पंप नहीं लेता। नहीं तो अस्लिन के 2 कैप्सूल इसमें डालने पड़ते थे, 2 इसमें डालने पड़ते थे, बारी बारी लेने पड़ते थे। उसके अलावा कहीं भी जाता था फिर वो अटैक होता था, फिर वो लेने पड़ते थे। अब एक दिन तो मेरे के पास एक बार ऐसा हुआ सर, मैं अपने ससुराल गया हुआ था, तो वो दवाएं घर पे ही रह गई जल्दबाजी में।
और उस गांव के अंदर वो दवाई मिली भी नहीं। वहां आपको अटैक आया? बिल्कुल तो मतलब आप कहीं भी जाते थे अपना पंप और दवाइयां साथ लेके साथ जाते थे? में रखनी और साथ पड़ती में थी। ना हो तो बहुत बड़ी दिक्कत है। ऐसा होता था, बस आज तो गए इस दुनिया से ही। तो वैद्य जी के पास जब आपने दवाई लिया, आपने कहा 5 दिन में असर होना शुरू हो गया था। बिल्कुल अस्थमा के साथ या किसी भी बीमारी के साथ जितना काम दवाइयां करती है उतना ही काम हमारे खान पान और परहेज भी करता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो असली दवाई है वो हमारा भोजन है। अगर उस भोजन को ही सही तरीके से सही वक्त पे अपने शरीर के अनुसार करेंगे तो बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाती है। बिल्कुल सही वैद्य है। जी ने आपको परहेज में अस्थमा के लिए क्या क्या बताया था कि क्या खाना है क्या छोड़ना है? उन्होंने कुछ ज्यादा कुछ नहीं बताया। खट्टा तला भूंजा राजमा छोले ये बाईवादी वाली चीजें, ये घी वगैरह अभी नहीं लेना है, उसके बाद आप ले सकते हो। मतलब ऐसी चीजें जो ठंडी है, जो ठंडी कफ है, बनाती है, जो गैस पैदा करती है, वो दूर रखने के लिए कहा गया था, उनका परहेज करने के लिए कहा गया था। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और क्या ये दूध जैसी चीजों का सेवन आप करते थे? क्योंकि दूध कफ बढ़ाता है। हाँ, दूध का भी मना किया था उन्होंने। एक मेरे को वो चाय दी थी, उनका नाम भूल गया मैं। अच्छा, वैद्य जी ने अपने बनी हुई एक चाय वात ब्राह्मणी कैसे ऐसे उन्होंने दिया था मेरे को, एक कुछ पाउडर जैसा था, तो वो दूध के अंदर लेके मैं पीता था, उसको कुछ नहीं होता था मेरे। अच्छा, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि देखिए बहुत से लोग हमको भी कहते हैं कि आयुर्वेद से लोग एकदम से ठीक नहीं हो सकते, संभव नहीं है, और ऐसी बीमारियां जिसका दुनिया में कहीं परमानेंट क्योर है ही नहीं, वो तो आयुर्वेद से कैसे ठीक हो सकती है, ऐसा लोग कहते हैं। इसलिए मेरा मकसद था कि मैं हर बीमारी के ऐसे मरीज लाऊं लोगों के सामने जो आयुर्वेद से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वास्तव में आयुर्वेद से अस्थमा या अस्थमा की जैसी और ज्यादा भयानक बीमारियां ठीक हो सकती है या नहीं? इससे बड़ी बीमारी दुनिया में कहीं है भी नहीं, और जो ये बीमारी ठीक कर सकते हैं वो पता नहीं, छोटी मोटी बीमारियों को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। हाँ, और मतलब आपका मानना है कि ठीक हो सकती हैं क्योंकि आप उसका जीता जागता उदाहरण हैं। बिल्कुल, मैं सबूत बैठा हूं ना। आपने कहा था कि आपको 5 दिन में असर हुआ। बिल्कुल ठीक है, तो अब आप एक बात और क्लियर कर दीजिए कि आयुर्वेदिक दवाइयों ने आपको 5 दिन में असर तो दिखाया जब आपने 2017 में दवाई लेना शुरू किया था। आयुर्वेदिक दवाई लेने के कितने समय बाद आपका अस्थमा का पंप छूट गया? 5 दिन के बाद छूट गया था। जब 5 दिन के बाद पंप भी छूट गया, बिल्कुल, तो अब किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। किसी उस टाइम तो मेरे को दुनिया ने इतना डराया था और कराया। 5 दिन मैंने दवाई ली थी ना, तो उसके बाद वो पंप भी छूट गया और मैं बेफिक्र हो गया। मेरे को ये मेरी आत्मा खुद कहने लगी कि मैं ठीक हो जाऊंगा। अब आप जब भी धूल में प्रदूषण में कहीं जाते हैं, कहीं भी जाऊं कुछ भी नहीं होता मेरे। ठंडा खाने पे, ठंडा तो देखो ऐसा खाता ही नहीं है, फिर भी कभी कभार ठंडा पानी पीना भी पड़ जाए, कहीं बाहर निकलते हैं और जाते हैं तो कुछ भी ऐसा नहीं होता मैं बीमार हो जाऊंगा, कुछ हो जाऊंगा। मैं बेफिक्र वो सब चीज सेवन करता हूँ। ऐसी कहावत है कि दमा दम के साथ जाता है, लेकिन अभी आपने जिस पेशेंट को देखा जिनका अस्थमा आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक हुआ है, तो अब डॉक्टर दीपक कुमार जी से जानेंगे जिन्होंने पेशेंट का ट्रीटमेंट किया था कि कैसे इनका अस्थमा इन्होंने ठीक किया, जनरली कौन सी आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल किया, और साथ ही डॉक्टर ये भी बताएंगे कि आप अस्थमा में लाभ पाने के लिए किन घरेलू नुस्खों को उपयोग भी कर सकते हैं। सर, ये नुस्खे सब बताने से पहले आप ये बात भी क्लियर कीजिए एक बार कि आपके जो पेशेंट है इन्होंने कहा कि 2017 में इन्होंने ट्रीटमेंट लिया और 5 दिन की दवाई से इनका अस्थमा का पंप छूट गया और इनकी दिक्कतें खत्म हो गई। क्या वास्तव में संभव है, जहां पूरी दुनिया यह कहती है कि अस्थमा का को परमानेंटली क्योर नहीं किया जा सकता और पंप नहीं छोड़ा जा सकता, वह 5 दिन में क्या सही में संभव है पंप को छोड़ना? हिमांशु जी, वैसे तो 2 चीजें हैं, एक ट्रीटमेंट और दूसरा मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट कहता है कि किसी को ये दिक्कत है उसकी दवाई चला लो, लेकिन मैनेजमेंट ये कहता है कि जिस कारण से बीमारी बन रही है हमको सबसे पहले उस कारण से बचना चाहिए। हमारे नाक से जब हम सांस लेते हैं तो गले के अंदर, श्वास नली के अंदर या लंग्स के अंदर कहीं इन्फेक्शन हो जाता है और श्वास नली में संक्रमण होने के कारण वो सिकुड़ जाती है, जिससे हमको सांस नहीं आ पाता, हमको जोर लगाना पड़ता है। हमको सबसे पहले
पोल्यूशन से बचना चाहिए। दूसरा, भगवान के आशीर्वाद से ऐसे बहुत पेशेंट हैं जिनका पंप तो छूटा ही छूटा और वो आज बिना दवाई के ठीक है। तो ये कहावत कि ये कहना कि दमा दम के साथ जाता है, बहुत से लोग आपने देखा होगा बीड़ी पी रहे हैं और बीड़ी पीते पीते उनको श्वास का दौरा चढ़ता है और जब खांस के बुरी तरह बेहाल हो जाते हैं, उनका जब दौरा शांत होता है उसके बाद फिर बीड़ी पीना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए हमको जिस कारण से बीमारी बन रही है, सबसे पहले उस कारण से हमको बचना चाहिए। कुछ लोगों को जब हम खाते हैं, पीते हैं, श्वास लेते हैं, उसके थ्रू हमारे शरीर के अंदर कुछ तत्व कण जाते हैं जो एलर्जी पैदा करते हैं, उसको कहते हैं एलर्जन। तो हमको सबसे पहले एलर्जन से बचना है। आपने देखा होगा भूसे की डस्ट 40 किलोमीटर तक जाती है, या आम का बोर, या किसी को गाजर घास से, किसी को धूल से, धुएं से, खटाई से या डस्ट से। बहुत से लोगों को कंबल की डस्ट से बहुत एलर्जी होती है, किसी को पोलन से होती है, किसी को जानवर के रुए से होती है। तो हमको सबसे पहले अपने आसपास का वातावरण बिल्कुल शुद्ध करना है। और इन सज्जन को भी मैंने यही कहा था कि आपको धूल से, धुएं से बहुत बचना है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम नियमित रूप से व्यवहार में लाएं। कोरोना टाइम में आपने देखा होगा कि स्टीम का बहुत ज्यादा प्रचलन बढ़ा और हम लोग तो इसको बहुत पहले से कहते हैं कि स्टीम भाप लो। आधी से ज्यादा बीमारी हमारी जो गले से ऊपर की है सिर्फ और सिर्फ स्टीम से दूर हो जाती हैं। किसी को टीबी हो या किसी को लंग्स में दिक्कत हो या अस्थमा में दिक्कत हो, बलगम बहुत ज़्यादा हमारे गले में या नाक में जम रहा हो, बलगम ना निकलता हो, माइग्रेन की दिक्कत हो, सिर का दर्द बहुत ज़्यादा होता हो, या किसी को साइनस की दिक्कत हो। साइनस में तो हमारा भाप का सेवन इतना लाभ देता है, 2-4 दिन तो लगता है कि हमको लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन 5-7 दिन के बाद हमको लाभ बहुत तेजी से मिलने लगता है। और अक्सर मैं कहता हूं कि तुलसी अमृतावर्ग की प्रधान द्रव्य है। हम यदि तुलसी के 5 पत्ते, पुदीने के 5 पत्ते, थोड़ी सी अजवाइन डाल के वैसे ही भाप लेते रहे तो हमारी नाक और गला पूरा क्लियर रहता है। और हम 5 प्रकार की तुलसियों से बना तेल, जिसका नाम है पंच तुलसी तेल, इसको हम पीने में भी प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ पीने के साथ साथ इसकी भाप में 5 बूंद डालकर भी हम प्रयोग कराते हैं। तो हमारी इम्यूनिटी बहुत तेजी से बढ़ती है और इम्यूनिटी के साथ साथ हमारे नाक से लेकर लंग्स यानी कि पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर रहता है। और अक्सर जिनको भाप लेने से बहुत लाभ मिलता हो तो हम उनको रेगुलर कहते हैं कि आपको लेनी है। ठीक होने के बाद अक्सर लोग लापरवाह हो जाते हैं। हम यदि ठीक होने के बाद भी इस काम को करते रहें तो हमको कभी इस प्रकार की बीमारी नहीं सताती। रही बात घरेलू प्रयोग की, यदि हम पान का रस और शहद मिलाकर के 1-1 चम्मच वैसी चाटते रहें तो हमको अस्थमे में, श्वास में, दमे में बहुत लाभ मिलता है। कितना क्वांटिटी? 1-1 चम्मच। 1-1 चम्मच? हाँ, 1 चम्मच शहद हो और 1 चम्मच पान का रस हो। पान मतलब सर, पान के रस में भी पान की जड़ का रस, पत्ते का रस? पत्ते का रस। अच्छा जी। और दूसरा, एक आयुर्वेद में कहावत भी है, करील की लकड़ी जलाकर कर लीजिए भस्म, रख कर खाइए पान में, दमा रोग हो खत्म। करील का पेड़ होता है, यदि हम उसकी लकड़ी जला करके उसकी राख ले लें और उस राख को पान के अंदर लगभग आधी से 1 ग्राम तक, अपने बल के हिसाब से, आयु के हिसाब से और बीमारी के हिसाब से, हम आधी से 1 ग्राम पान के पत्ते के अंदर रख के खाएं तो हमको बहुत लाभ मिलता है। दूसरा, काला बासा, जिसको अड़ूसा भी कहते हैं, उसकी एक चटनी हम लोग बनाते हैं जिसका नाम है वासावले, व्रत वासावले जी। ये पूरा हमारे फेफड़ों तक, चाहे किसी को खांसी हो, जुखाम हो, किसी की खांसी बिल्कुल ठीक ना हो रही हो, स्नोफिल बहुत बढ़ रहे हो, टीबी की शिकायत हो, खून बलगम के साथ आता हो, अस्थमा की शिकायत हो, बहुत ज्यादा दम फूलता हो, ऐसे रोगों को व्रत वासावले किसी अमृत तुल्य रसायन से कम नहीं है। यदि हम इसकी 1-1 चम्मच नियमित रूप से सेवन करते रहें, गर्म पानी से, शहद से, दूध से, चाय से, हमको बहुत लाभ मिलता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का कफ छाती में या गले में जम रहा हो तो इसको 1 चम्मच 1 कप पानी में खूब उबाल लो, जब अच्छी तरह पक जाए 1/4 चम्मच इसमें घी डाल लो और चाय की तरह सिप करके पियो
तुरंत लाभ मिलता है। और रही बात अस्थमेटिक प्रॉब्लम की, जब ये बीमारी बहुत बढ़ जाती है तो इसमें एक दवा है श्वास काश चिंतामणि। यह गोल्ड प्रिपरेशन है और इसमें मुख्य घटक स्वर्ण ही है। और यदि इसमें संपूर्ण मात्रा में बिल्कुल रेशो में ठीक सामान डला हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि टीबी में और अस्थमे में लाभ ना दिखाए। और इसमें बकरी का दूध, जो भावना डलती है, अदरक का रस है, मुलेठी है, बकरी का दूध, अगर हमने इन चीजों को प्रॉपर सही तरीके से डाला तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। बकरी का दूध की अल्टरनेट गाय का दूध है, लेकिन यदि बकरी का दूध मिल जाए तो सबसे अच्छा, क्योंकि बकरी का दूध एक ऐसा दूध है जो बिल्कुल निर्दोष है, उसमें किसी प्रकार के इन्फेक्शन होने के चांस नहीं रहते। तो अगर प्रॉपर तरीके से श्वास का चिंतामणि बनी है तो आपको अस्थमे से निजात निश्चित रूप से दिलाएगी। ये तो सर आपने बताया, उसके अलावा ये 2 दवाइयाँ जो आपने रखी हैं जी, ये कौन सी है और ये किस काम आती हैं? इसमें 2 दवाई, एक प्रतिशय नाशक वटी, जिस किसी के लंग्स में या श्वास नली में बलगम जम रहा हो, इन्फेक्शन होता हो, उसमें ये बलगम पूरा बाहर निकलती है। यदि किसी का बहुत ज़्यादा साइनस की दिक्कत हो, बहुत ज़्यादा कफ सड़ रहा हो और उसको माइग्रेन की भी दिक्कत रहती हो और कफ किसी कीमत पे ना निकलता हो, ऐसे लोगों को मैं प्रतिशय नाशक वटी और साथ में यह दवा स्वशांतक वटी, और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, इसको मुख्य घटक इसका चिरचिटा है, जिसको अपामार भी कहते हैं। एक विशेष दिन है, हम उसको संधान करके उखाड़ते हैं और तब इस दवा को बनाते हैं श्वासांतक वटी। कैसा भी श्वास का दौर यदि किसी को बहुत भयंकर चढ़ रहा हो, 2 गोली हम गुनगुने पानी से सेवन करें तो निश्चित रूप से उसको 1-2 दिन की डोज में ही लाभ मिलने लगता है। सर, आयुर्वेद में कहते हैं कि जो भी औषधि दी जाती है पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से दी जाती है, कि वात पित्त या कफ। अगर कोई भी इंसान बिना डॉक्टर को कंसल्ट करे इन दवाइयों का सेवन करता है, क्या उतना लाभ देंगी जितना डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद देंगी? यदि हमने प्रकृति की पहचान नहीं करी और हम उसको दवा को वैसे ही सेवन करते रहें तो कई बार हमको लाभ नहीं मिलता। हमको उसकी प्रकृति के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से, उसके बल के हिसाब से डोज का निर्धारण करते हैं। और कुछ लोग बिना डोज का निर्धारण करें, यदि डोज को हम कम या ज्यादा ले लें तो कई बार फायदे की जगह नुकसान के भी चांस रहते हैं। जबकि कहते हैं कि आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक छोटी सी बात मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि हमारी दाल सब्जियां, इनका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन राजमा यदि कच्चे रह जाएं तो पेट में दर्द करते हैं। तो दवा का सही तरीके से बनना और उसके बाद उसका सही निर्धारण होना, ये बहुत जरूरी है। और वैसे सर, इनके अलावा अस्थमे की और भी दवाइयां हैं जी, जो शायद पेशेंट को देखे बिना नहीं दी जाती नहीं है, देनी चाहिए जी। और जो दवाइयां ये भी आपने बताई हैं, इनको भी सही तरीके से लाभ उठाना है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर किया जाए। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि बिना डॉक्टर की सलाह से हमको दवाई का सेवन जी। कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी लोग वीडियो देखते हैं और दवाइयां देखते हैं तो कहते हैं आप हमें बताओ कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेगी, तो हमें इनको खरीदना है। तो डॉक्टर से पूछे बिना दवाइयों का सेवन करने लगते हैं और फिर कहते हैं कि हमें तो लाभ ही नहीं हुआ। और बहुत से लोग ये भी कमेंट करते हैं कि डॉक्टर ने जो होम रेमेडी हमें बताई है वो भी हमें लाभ नहीं पहुंचा रही है। तो मतलब ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले डॉक्टर से कंसल्ट करो, फिर इन सारी चीजों का आप सेवन कीजिए। हिमांशु जी, हर चीज हर एक के लिए नहीं है। आपने देखा होगा पपीता बहुत अच्छा डाइजेस्टिव है, लेकिन किसी किसी के पेट में जाते ही एकदम दर्द पैदा करता है। शहद बहुत अच्छा एंटीबायोटिक का काम करता है। हम शहद से दवाई इसीलिए देते हैं कि हमारे आमाशय में जाते ही शहद एब्जॉर्ब हो जाता है, आंत तक नहीं जाता। उसके साथ खाई हुई दवाई हमको ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन किसी किसी को शहद खाते ही पेट में दर्द होने लगता है, पेट में मरोड़ ग्रिपिंग हो जाती है। तो हर चीज़ हर एक के लिए नहीं है। तो हमको ये सोचना चाहिए कि क्या ये चीज़ हमारे अनुकूल रहेगी या नहीं। इसका निर्धारण डॉक्टर जितना अच्छा कर देगा आप नहीं कर सकते। तो डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हिमांशु कि आपने हमें बताया कि कैसे आपका अस्थमा ठीक हुआ और अपने अस्थमे की समस्याएं और समाधान और अपनी ये जर्नी लोगों को बताई कि वास्तव में आयुर्वेदिक दवाइयों से अस्थमा भी ठीक हो सकता है। मैं तो मेरे भाइयों से यही प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के, जो भी भाई अगर किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो वो आयुर्वेद की तरफ जाएं
और अपने आप को रोग मुक्त पाए। लेकिन आयुर्वेद में भी एक शर्त है, या कहूंगा कि आप लोगों के लिए एक एडवाइस है कि पूरी भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद के नाम पे भी एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, जहां बहुत से डॉक्टर आयुर्वेद की दवाइयों में आपको केमिकल वाली दवाइयां मिलाकर देते हैं और बहुत से अलग अलग केमिकल्स भी मिलाते हैं, जिस वजह से उन आयुर्वेदिक दवाइयों को खाने के बाद आपको तुरंत असर भी होता है और कई बार दवाई खाने के बाद आपके स्वास्थ्य को, आपके बॉडी के ऑर्गन्स को नुकसान भी पहुंचता है। इसलिए जिस भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं, उस आयुर्वेदिक डॉक्टर को दवाइयों की, औषधियों की पूरी नॉलेज भी होनी चाहिए और जो औषधियां आपको दी जा रही है वो आयुर्वेद के नाम पे आयुर्वेदिक ही होनी चाहिए, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो और आपकी वीडियो बनाने का उद्देश्य यह भी था कि आप ठीक हुए हैं, इससे मोटिवेशन और लोगों को भी मिलेगी और उनको भी लगेगा कि अगर आप आयुर्वेद से ठीक हो सकते हैं तो वो भी हो सकते हैं। वैसे तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं किसी भी डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट लेने के लिए, लेकिन फिर वही कहूंगा कि डॉक्टर कितना सही है और आयुर्वेदिक दवाइयां कितनी प्योर है, इस पर डिपेंड करेगा कि आपको रिजल्ट कितना और कब मिलेगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर दीपक कुमार जी से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, जिनसे इन्होंने ट्रीटमेंट लिया था, इनका अस्थमा ठीक हुआ है, तो उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी। डॉक्टर का क्लिनिक हरिद्वार के कनखल में है और मंगलवार को ऋषिकेश में बैठते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी बीमारी है जिसका आयुर्वेदिक उपचार आप चाहते हैं, होम्योपैथी ट्रीटमेंट आप चाहते हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में, आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में जानना चाहते हैं बीमारियों के हिसाब से, तो वो भी नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपको आपकी बीमारियों की पूरी जानकारी दी जाए, ताकि आप बिना किसी साइड इफेक्ट के अपने शरीर को स्वस्थ रख सके और इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद, धन्यवाद सर। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।